आज हम भारत की आज़ादी की लड़ाई के उन 20 सालों में उतरेंगे जो शायद सबसे ज्यादा उथल-पुथल भरे थे, 1927 से 1947 तक। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे भारत की मांग डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज तक पहुंची और फिर आखिरकार आजादी तक। लेकिन ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। इसमें कई मोड़ हैं, टकराव है और ऐसे फैसले हैं जिन्होंने भारत का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल, ये दौर एक शतरंज के खेल जैसा है, आप कह सकते हैं, जहां हर चाल का जवाब एक दूसरी चाल से दिया जा रहा था। मतलब अंग्रेजों का कोई कदम और उस पर भारतीयों की प्रतिक्रिया। हाँ, और फिर उस प्रतिक्रिया से पैदा हुए नए राजनीतिक हालात। हम देखेंगे कि कैसे 1927 में एक कमीशन के विरोध से शुरू हुई एक चिंगारी धीरे धीरे भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की आग तक पहुंच गई। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की पहली कड़ी है 1927 का साइमन कमीशन। इसका काम था भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच करना। सुनने में तो ठीक लगता है। हाँ, फिर इसका इतना जबरदस्त विरोध क्यों हुआ? साइमन गो बैक के नारे क्यों लगे? देखिए, विरोध की वजह बहुत सीधी और गहरी थी। उस कमीशन में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य, ठीक है। और सातों के सातों अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं। अच्छा। ये भारतीयों के लिए एक सीधे सीधे अपमान जैसा था। संदेश साफ था कि अंग्रेज ये मानते थे कि भारतीय अपने भविष्य का फैसला करने के काबिल ही नहीं है। तो इसी बात पर कांग्रेस से लेकर मुस्लिम लीग तक सब एक हो गए। जी, सबने मिलकर इसके बहिष्कार का फैसला किया। और कहते हैं कि इसी माहौल में उस वक्त के भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को एक तरह से ताना मारते हुए चुनौती दे डाली। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय खुद को इतना ही काबिल समझते हैं तो एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जिस पर सब राजी हों। उन्हें लगा कि ऐसा हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, उन्हें लगा कि भारतीय आपस में ही लड़ते रहेंगे और ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। तो भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। हाँ, और इसमें मांग थी डोमिनियन स्टेटस की। उस समय के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। तो फिर इस पे भी विवाद क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि एकता जो थी वो बस सतह पर थी। जैसे ही आप गहराई में जाते, मतभेद साफ दिखने लगते थे। अच्छा। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य मांग थी डोमिनियन स्टेटस, लेकिन मुस्लिम लीग को लगा कि इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के हितों की, मतलब मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। और इसीलिए जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे रखी। जी, और यहीं से वो राजनीतिक दूरी जो थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी। तो एक तरफ डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया और एक नया लक्ष्य रखा, पूर्ण स्वराज। ये इतना बड़ा वैचारिक बदलाव इतनी जल्दी क्यों हुआ? इसकी 2 बड़ी वजहें थी। एक, कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं का दबाव बढ़ रहा था, जो इससे अधूरी आजादी मानते थे। बिल्कुल। और दूसरा, अंग्रेज सरकार का रवैया भी टालमटोल वाला था। तो युवाओं को लगा कि अब सीधी और पूरी आजादी की मांग करने का वक्त आ गया है। तो डोमिनियन स्टेटस और पूर्ण स्वराज में मुख्य अंतर क्या था? मतलब ये सिर्फ शब्दों का खेल तो नहीं था? नहीं, जमीन आसमान का फर्क था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि भारत अपने आंतरिक फैसले तो लेता, लेकिन देश का प्रमुख अभी भी ब्रिटेन का राजा या रानी ही होता, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में है। सही। जबकि पूर्ण स्वराज का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य से हर तरह का रिश्ता तोड़कर एक पूरी तरह से स्वतंत्र राष्ट्र बनना। और इसी लाहौर अधिवेशन में तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। जी। इस नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता चुना और इसकी शुरुआत हुई उस घटना से जिसे हम सब दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। उन्होंने नमक को ही अपने आंदोलन का प्रतीक क्यों बनाया? कोई और चीज भी तो हो सकती थी। ये गांधी जी की एक शानदार रणनीति थी। आप सोचिए, नमक एक ऐसी चीज है जो हर भारतीय की जरूरत है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो या मुसलमान। बिल्कुल। और उस पर अंग्रेजों का टैक्स सीधे सीधे विदेशी शोषण का प्रतीक था। अच्छा। तो नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने देश के हर आम इंसान को आजादी की लड़ाई से सीधे जोड़ दिया। वो 241 मील की पैदल यात्रा साबरमती से दांडी तक। हाँ, वो सिर्फ एक यात्रा नहीं थी,
वो पूरे देश का आत्मसम्मान था जो उस यात्रा पर निकला था। और इस आंदोलन का असर सिर्फ दांडी तक तो सीमित नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे देश में फैल गया। पश्चिमोत्तर में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन चला। मणिपुर में रानी गेडिनल्यू ने भी अंग्रेजों को चुनौती दी। हाँ, लेकिन सबसे भयानक घटनाओं में से एक धरासना में हुई, जहां सत्याग्रहियों ने नमक के कारखाने पर शांतिपूर्ण मार्च किया था। जी, और वहां मौजूद एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने लिखा था, धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये दिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक बैठकों में नहीं, बल्कि सड़कों पर लड़ी जा रही थी। और उसकी भारी कीमत चुकाई जा रही थी, वो भी अहिंसक रूप से। तो अब पूरे देश में आंदोलन फैल चुका था। अंग्रेज सरकार पर जबरदस्त दबाव था। हाँ, तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला? उन्होंने बातचीत का रास्ता चुना। लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। जी, लेकिन पहला सम्मेलन पूरी तरह नाकाम रहा। क्यों? क्योंकि उसमें कांग्रेस ने हिस्सा ही नहीं लिया था और अंग्रेज समझ गए कि भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल के बिना कोई भी बातचीत सफल नहीं हो सकती। और इसी के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। बिल्कुल, 5 मार्च 1931 को। और इसी के तहत गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार हुए। लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। ऐसा क्या हुआ लंदन में? वहां जाके मामला अल्पसंख्यकों और खासकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर अटक गया। इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई और गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे। विंस्टन चर्चिल ने तो वहां गांधी जी के पहनावे का मजाक उड़ाते हुए उन्हें देशद्रोही फकीर तक कह दिया था। अच्छा। तो अब माहौल की कड़वाहट का अंदाजा लगा सकती हैं। और इस नाकामी के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। हाँ, जिसने भारत में एक नया भूचाल ला दिया। ये था क्या और इस पर गांधी जी की इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों थी? कम्युनल अवार्ड में दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। मतलब दलित मतदाता सिर्फ दलित उम्मीदवारों के लिए ही वोट करते? जी, अब सुनने में ये शायद प्रगतिशील लगे, लेकिन गांधी जी का डर ये था कि ये व्यवस्था दलितों को बाकी हिंदू समाज से राजनीतिक तौर पर हमेशा के लिए अलग कर देगी। एक कभी न भरने वाली दरार पड़ जाएगी। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने इसे बांटने की साजिश कहा और पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इसी अनशन को खत्म करवाने के लिए गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता था। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर दलितों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और उन्हें लगता था कि पृथक निर्वाचन उनके समुदाय के राजनीतिक भविष्य के लिए जरूरी है। हाँ, लेकिन गांधी जी के अनशन से उन पर भारी दबाव था, तो अंत में दोनों के बीच पूरा समझौता हुआ। तो इसके तहत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था खत्म कर दी गई। हाँ, वो खत्म कर दी गई, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। दोगुनी से भी ज्यादा। जी हाँ। तो लंदन में बातचीत लगभग नाकाम हो चुकी थी। अब गेंद वापस अंग्रेजों के पाले में थी। और उन्होंने 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू किया, जिसके आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिन्हें आप एक तरह से स्वतंत्रता का ट्रेलर कह रहे थे। हाँ, ट्रेलर। तो इस ट्रेलर में क्या दिखा? इसमें 2 तस्वीरें दिखी। पहली, कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की और 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। ये पहली बार था जब भारतीयों को बड़े पैमाने पर शासन चलाने का अनुभव मिला। सही बात है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। मुस्लिम लीग इन चुनावों में बहुत बुरा हारी। अच्छा। और कांग्रेस शासित प्रांतों के 2 साल के अनुभव ने उनके मन में ये डर गहरा कर दिया कि हिंदू राज में उनका भविष्य क्या होगा। यहीं से विभाजन की राजनीति को और ज्यादा बल मिला। बिल्कुल। और फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसने सारे समीकरण ही बदल दिए। हाँ, अंग्रेजों को युद्ध में भारत के समर्थन की सख्त जरूरत थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस से पूछे बिना भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। और इसी के विरोध में सभी कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। अब अंग्रेज बनाने की कोशिश करने लगे। अगस्त प्रस्ताव, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन। लेकिन ये सब नाकाम रहे, क्योंकि ये आज भी युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का ही अधूरा वादा कर रहे थे, जिससे कांग्रेस सालों पहले ठुकरा चुकी थी। तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तब भारत छोड़ो आंदोलन का फैसला लिया गया। हाँ, ये अंतिम संघर्ष का ऐलान था। अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने अपना सबसे प्रसिद्ध नारा दिया,
करो या मरो। करो या मरो। उनका मतलब था कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। लेकिन 8 अगस्त की आधी रात को ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो नेताओं की गिरफ्तारी के बाद तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। पर ऐसा हुआ नहीं। ये इस आंदोलन की सबसे खास बात थी। ये नेताओं के बिना जनता का आंदोलन बन गया। अच्छा। अरुणा असफ अली और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर नेतृत्व किया। उषा मेहता ने तो मुंबई से एक गुप्त कांग्रेस रेडियो भी चलाया। और सबसे अनोखी बात थी कई जगहों पर समानांतर सरकारों की स्थापना। जी, बलिया में चित्तू पांडे और बंगाल के मिदनापुर में लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका और अपनी सरकारें बना ली। और सतारा की समानांतर सरकार तो सबसे ज्यादा समय तक चली। हाँ, लगभग 1945 तक चली। तो युद्ध खत्म हुआ। हाँ। अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। बहुत खराब। तो अब सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज हुई होगी। हाँ, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, जिसका मकसद था भारत को एकजुट रखते हुए सत्ता सौंपना। कांग्रेस ने इसे मान लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की मांग पूरी होती नहीं दिख रही थी। और इसके बाद जो हुआ उसने शायद भारत के भविष्य का फैसला कर दिया। हाँ, लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया। और इसका नतीजा कलकत्ता में भयानक दंगों के रूप में निकला। और ये हिंसा फिर पूरे देश में फैल गई। तो क्या इन दंगों ने ही विभाजन को एक तरह से निश्चित कर दिया था? एक तरह से हाँ। अब ज्यादातर नेताओं को लगने लगा था कि गृह युद्ध से बचने का एकमात्र रास्ता विभाजन ही है। और इसी काम के लिए भारत के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन भेजे गए थे। जी, उन्होंने 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान के रूप में देश के विभाजन और 15 अगस्त 1947 को सत्ता सौंपने की बात साफ साफ कह दी गई। और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने इस योजना पर कानूनी मुहर लगा दी। जी, इस अधिनियम ने भारत पर ब्रिटिश शासन का हमेशा के लिए अंत कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म हुआ। तो ये थी कहानी उन 20 सालों की। साइमन गो बैक के नारों से शुरू होकर पूर्ण स्वराज के संकल्प तक पहुंची। और अंत में आजादी की सुबह तो आई, लेकिन अपने साथ विभाजन का गहरा दर्द भी लेकर आई। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक व्यक्ति या एक विचारधारा की जीत की कहानी नहीं है। इसमें बहुत सारी ताकतें काम कर रही थीं। बिल्कुल। इसमें गांधी का अहिंसक प्रतिरोध था, नेहरू का आधुनिक राष्ट्र का सपना था, जिन्ना की अलग राष्ट्र की जिद थी और अंबेडकर का सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष था। स्वतंत्रता का जो अंतिम स्वरूप सामने आया, वो इन सभी के आपसी टकराव और समझौते का ही नतीजा था। ये स्रोत 1942 में सतारा जैसी जगहों पर बनी समानांतर सरकारों का जिक्र करते हैं, जो सालों तक चली। स्थानीय स्वशासन के इन सफल प्रयोगों को देखते हुए ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर संविधान निर्माण की अंतिम प्रक्रिया में इन जमीनी मॉडल्स का अधिक प्रभाव होता, तो स्वतंत्र भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना का मार्ग कितना अलग हो सकता था।